हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में। अभी यानी कि आज ही के दिन 23 जुलाई को बजट अनाउंस किया गया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो क्या है खास बजट में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उन सभी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया गया है या जो चेंजेस किए गए हैं। इससे पहले जो फरवरी महीने में बजट अनाउंस किया गया था वह केवल एक इंटरिम बजट था, कुछ एक महीनों के लिए अनाउंस किया गया था। और अब जो ये बजट अनाउंस किया गया है जुलाई में, ये कंप्लीट ईयर के लिए होगा, यानी वर्ष 2024 और 25 के लिए यह बजट अनाउंस किया गया है। तो आइए जानते हैं इस बजट में जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एस्टिमेट की। तो सबसे पहले जो एस्टिमेट है बजट का उसे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले क्या बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब बजट स्टार्ट किया गया उसे समझते हैं, उस लाइन को हम यहाँ पे दोहराने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप इसे रीड कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है इनके द्वारा ये बताया गया, टर्निंग अटेंशंस टू द फुल ईयर एंड बियॉन्ड इज दिस बजट वी particularly focus on employment, skill, MSME and their middle class। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एजेंडा रखा गया कि इस वर्ष जो बजट अनाउंस किया गया है, इस बजट का जो खास मकसद है, खास जो लक्ष्य है वो क्या रहने वाला है। यदि हम खास मकसद की बात करें, खास लक्ष्य की बात करें, तो ये खास लक्ष्य इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो बात की जाएगी एम्प्लॉयमेंट पे, स्किल के ऊपर, MSME के ऊपर और जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर बात की जाएगी। I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 scheme and initiative to facilitate employment, skill and other opportunities for 4.1 करोड़ यूथ ओवर अ 5 ईयर। पूरे 5 साल में जो ये टेन्योर चलेगा इनका, इसके अंतर्गत 4.1 करोड़ यूथ को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी और खासकर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ये बताया गया इनके द्वारा। पीरियड विद सेंट्रल आउटले ऑफ 2 लाख करोड़। यहाँ पे इसके ऊपर यानी कि ये जो 5 स्कीम्स हैं इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब हम एक एस्टिमेट जानने की कोशिश करते हैं जो इस वर्ष का एस्टिमेट रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की। तो बजट जो है वो टोटल कितने का रहा। बजट की बात की जाए तो आप इसे समझिएगा 48,20,000, यानी कि वर्ष 2024 और 25 में जो टोटल अमाउंट खर्च होने वाली है वो कितनी खर्च होने वाली है, इसे हम समझने वाले हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर होगी, टोटल एक्सपेंडिचर होगी, यदि मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ध्यान रखना वह टोटल एक्सपेंडिचर 48.20 लाख करोड़ होगी। 48.20 लाख करोड़ होगी। इतना अमाउंट जो है वो खर्च किया जाएगा। जबकि मैं टोटल रिसीप्ट की बात करूं, टोटल रिसीप्ट की बात करूं अदर देन बोरोविंग, यदि मैं उधार छोड़कर बात करूं तो 32.07 लाख करोड़। इतना पैसा हम अर्न करने वाले हैं जबकि इतना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ से आने वाला है, बोरोविंग यानी उधार से आने वाला है। बोरोविंग यानी उधार से आने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, इनके द्वारा बताया गया कि जो भारत का फिस्कल डेफिसिट होगा, इसे भी लिख लीजिएगा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, और जब हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं बोरोविंग्स को तो जो आउटपुट निकलता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाकर कम करके हम इस फाइनेंसिंग ईयर में 4.9% ऑफ GDP करने का टारगेट रखा है। जबकि अगर हम हमारे इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोल करने की बात की गई है और 4% के आसपास इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की भी बात की गई इस बजट में, ध्यान रखिएगा। जबकि नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है ये फिस्कल डेफिसिट घटाकर कम करके, ये नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो ध्यान रखना नेक्स्ट ईयर
टारगेट यहाँ पे हम रखेंगे कि हम हमारे फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5% कर पाएँ, घटाकर 4.5% कर पाएँ। तो ये फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है। और जो टोटल बजट मैंने आपको बताया, टोटल जो रिसिप्ट मैंने बताया वो आपको आपके सामने है, ठीक है। यदि मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर दो तरीके से होता है। पहला जिसे हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू, यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज इट इज़ जो इनकम होती है वो भी दो तरीके से होगी, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। हम यहाँ पे बेसिकली अमाउंट आपके सामने ये डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे रीड भी कर चुके हैं। अगर मैं एक बार टोटल अमाउंट की बात करूँ तो आप इस अमाउंट को लिख लीजिएगा, मैं एक बार वर्बली बता देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कितने की रहने वाली है, तो 31,29,200, 31,29,200 लाख करोड़ रुपए की रहने वाली है, ध्यान रखना। देन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो 16,91,312 लाख करोड़ रुपए रहने वाली है। और अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो वो रहने वाली है 37,09,401 लाख करोड़ रुपीस। इसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11,11,111 यहाँ पे ध्यान रखना ये एक्सपेंडिचर्स रहने वाली है। टोटल अगर हम बात करें ओवरऑल, हमने इसमें वो अमाउंट भी जोड़ा हुआ है जो लोन के रूप में हम रिकवर करेंगे। एट द एंड हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा, और इक्वल करने के लिए जो बैलेंस अमाउंट होगा वो किससे बराबर करना होगा, बोरोविंग से बराबर करना होगा। तो ये चीज़ आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस फैक्ट्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस, अगले फैक्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट्स आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। बजट की जो प्रायोरिटीज है, बजट की जो प्रायोरिटीज हैं वो बताया गया है, और उसे कितनी प्रायोरिटीज दी गई हैं ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें विकसित भारत के अंतर्गत हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो 9 प्रायोरिटीज दी गई हैं। कितनी, तो 9 प्रायोरिटीज दी गई है। अब ये जो 9 प्रायोरिटीज है, इसमें पहली प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है जिसको हमने बोला है प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर। दूसरी क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्किल। तीसरी क्या है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देन अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन इनोवेशंस, इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन। फर्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे जो कृषि में उत्पादकता और जो लचीलापन है उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, बढ़ाया जाए, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल यानी रोजगार और कौशल के ऊपर बात की जाएगी। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की बात की जाए तो ध्यान रखना रोजगार और कौशल में समावेशित मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बढ़ाया जाए, यहाँ पे ध्यान रखना जो विनिर्माण और सेवाएं हैं उसको बढ़ाया जाए। देन अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, ऊर्जा विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। देन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान रखना बुनियादी जो ढांचा है उसके ऊपर काम किया जाए। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन की बात की गई है। तो नवाचार, अनुसंधान, विकास के अलावा यहाँ पे जो हमारी अगली पीढ़ी है उसमें कैसे सुधार लाया जाए उसके ऊपर बात किया गया है। तो ये बेसिक प्रायोरिटीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको कितनी, तो 9 बजट की बेसिक प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं जिसके तहत हम कहाँ पहुँचेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा, विकसित भारत बनाना। भारत का लक्ष्य क्या होगा, विकसित भारत बनाना, इन 9 प्रायोरिटीज़ के बिहाफ पे काम करके। चलो अब बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये 9 प्रायोरिटीज, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, इसको समझते हैं हम, इस वाले पोर्शंस को समझते हैं। सबसे पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा, वो यहाँ पे हमने समझा और इसी को अब हम यहाँ समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर्स। तो यहाँ पे ये बोला गया है 1.52 लाख करोड़ अलॉट किया गया है एग्रीकल्चर एंड अलायंस सेक्टर के लिए। 1.52 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को यहाँ पे बेहतर बनाया जा सके। ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बेहतर बनाने के लिए ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान रखना, अगर हम बात करें श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1.52 लाख रुपए का ये 1.52 लाख करोड़ रुपए का ये अलॉटमेंट किया गया है ताकि इसमें सुधार लाया जा सके। 109 न्यू हाई यील्ड क्लाइमेट रिसाइलेंट वैरायटीज ऑफ 30 फील्ड्स हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स रिलीज किए जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर्स दैट मीन्स अगर हम बात करें बागवानी की बात की जाए, यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाइमेट रिसाइलेंट और 32 फील्ड से रिलेटेड जो हॉर्टिकल्चर्स है उस पर बढ़ावा दिया जाएगा। ए स्ट्रॉन्ग पुश टू 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री टूवर्ड्स नेचर फार्मिंग। 1 करोड़ के जो फार्मर्स है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रखना, 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें 10,000 जो बेसिकली ये क्या बनाने वाले हैं, 10,000 की बात की जाए, ज़रूरत आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आपको कोई नीड होगी, कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप इन संसाधन यानी कि इनके अंतर्गत जो इन बायो इनपुट रिसोर्स है, बायो इनपुट रिसोर्स को बनाया जाएगा जिससे कि किसान आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर्स और किसके रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड ध्यान देने की बात करी है इन्होंने। नेक्स्ट अब हम अगले फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इसी प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस के अंतर्गत जो बताया गया है, ध्यान रखना, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग DPI टू बी टेकन अप बाय 400 डिस्ट्रिक्ट। 400 डिस्ट्रिक्ट्स में जो खरीफ फसल है उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल क्रॉप्स के सर्वे के तहत मदद की जाएगी। एंड यदि हम जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किसानों की मदद करने के लिए यह एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसके तहत आप उधार ले सकते हो, जिसके तहत आपको लोन मिल सकता है और ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। 1998 में ध्यान रखना, ये किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार यहाँ पे डेवलप किया गया था किसानों की मदद करने के लिए, किसानों की हेल्प करने के लिए। अब इसी की एक जो यहाँ पे नई किस्म है जिसको नाम दिया गया है जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको इनेबल कर दिया है 5 स्टेट्स में। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप न्यू न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ सिप्रा। तो जो न्यूक्लियर ब्रीडिंग यहाँ पे ध्यान रखना सेंटर्स है, वहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी टू बी फ्रेम विद द ऑब्जेक्टिव टू फास्ट ट्रैकिंग ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे नेशनल क्रॉप पॉलिसीज़ के थ्रू यहाँ बताया गया है कि ये बेसिकली जो ग्रोथ है ना, इसको बढ़ाया जाए रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, और वहाँ पे जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, वहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ाई जाए रूरल एरिया में, इकोनॉमी एरिया में। नेक्स्ट देखते हैं, अगले फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आ जाए भाई। एम्प्लॉयमेंट और स्किल के ऊपर बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल के ऊपर बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर ने 3 स्कीम्स, 3 पैकेज यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं PM के थ्रू, और वो अनाउंस किया गया किसके अंतर्गत, एम्प्लॉयमेंट लिंक इनएक्टिव के अंतर्गत। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है ये समझना यहाँ बताया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेशन ऑफ 15,000 टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय रजिस्टर्ड इन EPFO। तो ध्यान रखना, जो पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड करेगा तो वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छी स्कीम्स बनाई है ये स्कीम्स। जॉब क्रिएशंस टू मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित यहाँ बोला गया है इंसेंटिव दिया जाएगा टू बी प्रोवाइड डायरेक्टली टू बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर एज per their EPFO contribution in the first 4 year of employment। पहले 4 साल के एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है आप अगर देते हो EPFO में, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, आपकी सहायता करेगी आपकी कंट्रीब्यूशन पे। ये जो तीसरी स्कीम दी गई है इन्होंने फर्स्ट टाइम, और तीसरी स्कीम जिसमें सपोर्ट और एम्प्लॉयर्स के बारे में बताया इन्होंने, रीइंबर्समेंट्स टू एम्प्लॉयर्स
up to 3,000 per month for 2 years towards their EPFO contribution to each additional employee। यदि किसी एम्प्लॉय को वो 3,000 रुपये तक की क्या देते हैं, जो पेमेंट देते हैं, तो वो रीइंबर्स हो जाएगा एम्प्लॉयर के अकाउंट में। ये बहुत अच्छी यहाँ पे बात बताई गई है, ध्यान रखना। ये EPFO से संबंधित यहाँ बात की गई है, EPFO से संबंधित यहाँ बात की गई है, ठीक है। चलो अगले इस फैक्ट को समझते हैं और यहाँ समझते हैं ये जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल है, इसी के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है 1,000 ITIs टू बी अपग्रेडेड हब स्पोक अरेंजमेंट इन 5 ईयर। ये जो 5 साल सरकार के आने वाले हैं, इसमें इन्होंने बोला है 1,000 प्लस ITIs जो हैं, ITI है, उनको अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी। इनको अपग्रेड करने के साथ साथ यहाँ पे इनमें स्पोक की फैसिलिटीज को भी लाया जाएगा। फोकस ऑन आउटकम्स एंड क्वालिटी टू कोलैबोरेशंस विद द स्टेट एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी पे ध्यान रखने के लिए जो स्टेट है और इंडस्ट्रीज है उसके साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। इंटर्नशिप टॉप कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप से टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप की फैसिलिटीज़ कराई जाएगी। 1 करोड़ यूथ बी स्किल बाय द इंडियाज टॉप कंपनीज इन 5 ईयर। 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को स्किल किया जाएगा, उसके अंतर्गत स्किल डाली जाएगी। ध्यान रखना, कौशल विकास कराया जाएगा। 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंस ऑफ 5,000। 12 महीने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना PM मिनिस्टर्स के इंटर्नशिप में भी रहेंगे, जिसके अंतर्गत 5,000 की ये अमाउंट मिलेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट और स्कीम के ऊपर रहते हुए बहुत अच्छा ध्यान देते हुए, मतलब यहाँ पे आप जब कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करोगे तो ये 12 महीने तक तो आप इंटर्नशिप में रहोगे। साथ के साथ अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो किसी भी तरीके से इन्होंने ये बोला है कि 1 करोड़ स्किल डेवलप किए जाएंगे हमारे आने वाले 5 साल के अंतर्गत। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला इस इमेज को समझेंगे। ये इमेज के थ्रू हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप समझेंगे। मॉडल स्किल लोन स्कीम टू बी रिवाइज्ड और टू फैसिलिटेट लोन 7.5 लाख विद द गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड्स हेल्प 25,000 स्टूडेंट एवरी ईयर। 25,000 तक के स्टूडेंट को जो है ना हर साल यहाँ पे ये मदद की जाएगी, ये हेल्प की जाएगी। ध्यान रखना 25,000 तक के। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत ये गारंटी दी जाएगी कि जो 7.5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा दी जा सकेगी, जिसमें हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है। उन युवाओं की मदद के लिए जो सरकार योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, ये वो जो बेसिकली किसी भी पॉलिसीज़, किसी भी नीति में अगर नहीं आते हैं तो उनके लिए उन्होंने घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी की है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस उद्देश्य के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिस पर ऋण राशि का 3% वार्षिक ब्याज अनुदान होगा। यानी कि ध्यान रखना 3% तक तो आपको सब्सिडी दे दी जाएगी, जो वहाँ पे 1 लाख रुपए आपको ऋण पत्र दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी स्कीम्स यहाँ पे लाई गई है ताकि डेवलपमेंट किया जाए। अब हम स्कीम्स की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं? स्कीम्स की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। स्कीम्स की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। तो इन योजनाओं में सबसे पहले आपके सामने ये जो योजनाएं नजर आ रही हैं, ये आप इसको रीड करेंगे और इसे देखते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोला गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसके तहत यहाँ पे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत ये योजनाएं लाई गई है, जिसमें जितने भी जो आदिवासी एरियाज़ हैं, उनमें वहाँ के लोगों को, उन लोगों को ध्यान रखना, उसमें जो सोशल अवेयरनेस लाना, वहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, साथ ही साथ उनमें एजुकेशंस को डेवलप करना, इन सब को इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाने की बात की गई। ध्यान रखना मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना अगर हम बात करें इसमें जो चीज़ों को डिफाइन किया गया है, ठीक है।
चलो तो इससे रिलेटेड ये जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे आप समझ लेना है इसे। यहाँ ये जो इंक्लूसिव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के बिहाफ पे बताया गया है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कुछ योजनाएं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया जाए इसके अंतर्गत, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की बात की गई है, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट है उनकी मदद की जाए, साथ ही साथ जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है उनमें उन जनजातियों की मदद की जाए, साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए। और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजनाएं लाई गई, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, यदि हम बात करें नेशनल लाइवलीहुड मिशन, स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट्स, यहाँ पे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगला फैक्ट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो सोशल जस्टिस के लिए वो जो स्कीम्स योजनाएं लाई गई थी, इसके अलावा 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिट वुमेन्स एंड गर्ल्स। 3 लाख करोड़ जो बेसिकली ध्यान रखना यहाँ मदद या फिर हेल्प की जाएगी किसके लिए, इस योजना के तहत वुमेन्स और गर्ल्स की। मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू बी सेट अप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। यदि हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मोर देन 100 ब्रांचेस जो है यहाँ पे ओपन किए जाएंगे। और यदि हम बात करें, ध्यान रखिएगा, सी सेड कि ए प्रोविजन ऑफ 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूसिव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज मेड दिस ईयर। सबसे पहले आप समझना, ये जो पेमेंट बैंक है ना, पेमेंट बैंक ओपन करने का फायदा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लिंक किया जाएगा और उसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता इस बैंक को ओपन करने के लिए। ध्यान रखना, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल का जो कस्टमर केयर होता है ना, वही पेमेंट बैंक का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, ये योजनाओं के ऊपर ध्यान दिया गया, इन स्कीम्स के ऊपर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स के ऊपर जो 9 प्रायोरिटीज है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करें। इस बजट में केवल 9 चीजों के बारे में बात की गई है और वो 9 प्रायोरिटीज की बात की जा रही है ना, 9 प्रायोरिटीज की बात की जाइए। अब जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां आपसे क्या बोला गया है मैन्युफैक्चरिंग में, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, न्यू मैकेनिज्म अनाउंस्ड फॉर फैसिलिटी कंटिन्यूशन बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई ड्यूरिंग देयर स्ट्रेस पीरियड। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके तहत यहाँ पे बेसिकली ये जो मुद्रा लोन दिया जाता था, क्या दिया जाता था, मुद्रा लोन, वो 10 लाख रुपए तक मिलता था। उस मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया है मुद्रा लोन, जिसमें शिशु, तरुण और किशोर करके इन 3 कैटेगरी वाइज लोन दिया जाता था। शिशु, तरुण और किशोर करके ये 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता था। मुद्रा लोन जिसके लिए कोई भी कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती, आपको कोई रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना, मुद्रा लोन जिसके लिए कोई कोलेट्रल, कोई रिजर्व मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, टर्नओवर थ्रेशोल्ड बायर्स फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग of the platform to be reduced from 5,000 करोड़ to 250 करोड़। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने ये जो टर्नओवर है इसको भी कम कर दिया है, जो कि इसके अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इन इरिडेशन यूनिट इन एमएसएमई सेक्टर। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 50 या 50 मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स फूड जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हब टू बी सेट अप द पीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी मोड टू बी इनेबल एमएसएमई ट्रेडिशनल आर्टिस्ट टू सेल देयर
प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। ई कॉमर्स के माध्यम से ध्यान रखना जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने में भी वो हमारी मदद करेंगे। रीज़न इसके पीछे क्या है, एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ावा देते हैं ताकि हम हमारे देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके, क्योंकि इंडिया बेसिकली ट्रेड डेफिसिट में रहता है और हम उस ट्रेड को सरप्लस में कैसे लाएं उसके ऊपर जोर देते हैं। ठीक है, चलो अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट की, सिटी ग्रोथ हब्स, इनको बढ़ावा दिया जाए। अर्बन यानी शहरी एरिया को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके ऊपर जोर दिया जाएगा, है ना। अर्बन डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है इसे समझना। अंडर द पीएम आवास योजना, अंडर द पीएम आवास योजना यहाँ पे बोला गया है हाउसिंग नीड टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली विल बी एड्रेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakh crore. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore in the next 5 years. पीएम आवास योजना के तहत यहाँ पे हाउसिंग प्रोवाइड करने की बात की गई है जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली विल बी एड्रेस्ड यहाँ पे आए हैं इसके अंतर्गत जो जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ठीक है, दिस विल बी इंक्लूड द सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ 2.2 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर। 2.2 लाख करोड़ रुपए की को 5 सालों में घर मुहैया कराया जाएगा। यहाँ देखो क्या बोला गया है, ऑर्डरली मैनेज्ड बाय, ऑर्डरली डेवलप टू पेरी अर्बन एरिया थ्रू द इकोनॉमिक एंड ट्रांजिट प्लानिंग फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिएटिंग बेनिफिट ऑफ द वाटर सप्लाई 14 large city with the population of above 30 lakh will have transit oriented development। 1 करोड़, ये देखो ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली टू बी कवर्ड अंडर द पीएम आवास योजना। 1 करोड़ लोग जो है उसके अंतर्गत आएंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत। 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब इन सिलेक्टेड सिटीज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, अगले फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटीज, यहाँ पे ध्यान रखना सिक्योरिटीज की बात की जाए जिसके अंतर्गत यहाँ पे क्या बोला गया है, मोर देन 1.28 करोड़, मोर देन 1.28 करोड़ 281 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रोवाइड की जाने की बात की गई है जिसके अंतर्गत 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 40 लाख यहाँ पे एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर द पीएम सूर्य योजना जिसके अंतर्गत आया है मुफ्त योजना जो बिजली प्रोवाइड की जाएगी। पंप सेट पॉलिसी, इतने लोगों को इसके अंतर्गत बिजली मुफ्त कराई जाएगी रिसीव्ड। Pumped storage policy to be bought of the electricity storage and intensive renewable energy in the overall energy mix। एनर्जी सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और यहाँ पे किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की मदद की जा सकती है, कैसे एनर्जी सेक्टर्स में एनर्जी से वो ध्यान में रखते हुए बोला गया है। R&D स्मॉल मॉड्यूलर क्लियर एंड द न्यूएस्ट, इसे समझना। जॉइंट वेंचर बिटवीन एनटीपीसी and the BHEL set up the full scale 800 megawatt commercial through plant using SS टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर इन दोनों के बीच में एनटीपीसी और BHEL के बीच में है जहाँ पे 800 मेगावाट को ये कमर्शियल थर्मल प्लांट यूजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाएगा, 800 मेगावाट बिजली का। रोड मैप टू हार्ड इंडस्ट्री टू फॉर्मुलेटेड टू द ट्रांजिस्ट फॉर्म परफॉर्म अचीव एंड द ट्रेड मोड इंडिया कार्बन मार्केट, इंडिया में जो कार्बन मार्केट मोड है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना 60 एनर्जी ऑडिट द ट्रांजिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री 60 क्लस्टर्स विद फाइनेंशियल सपोर्ट और शिफ्टिंग थेम द क्लीनर फॉर्म। तो ये बेसिकली ध्यान रखना, इसे आप एनर्जी सिक्योरिटीज से संबंधित इसे रीड कर लेना। यहाँ पे जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यहाँ पे समझाए गए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो किससे संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो किससे संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी, ये जो बेसिकली हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो ये 3.4% ऑफ आर जीडीपी है। 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1.5 लाख करोड़
प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज इन। यहाँ पे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात की जाए, इसके अंतर्गत यहाँ पे 25,000 रूरल हैबिटेट्स को अलाउ किया जाएगा। ठीक है। Accelerated irrigations benefit program to be provided support 11,500 crore for projects such as the Koshi Machi इंट्रा स्टेट लिंक, जिसके अंतर्गत इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। ये योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए इन योजनाओं को बनाया गया है, इन स्कीम्स इन योजनाओं को बनाया गया है, ध्यान रखना। ठीक है। चले भाई, तो इन योजनाओं की बात की जाए तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझ ही लिया। पीएम ग्राम सड़क योजना की बात की जाए, पीएम ग्राम सड़क योजना की बात की जाए, जिसके अंतर्गत यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है। ये सारे फैक्ट्स बताए गए, जिसमें 25,000 रूरल हैबिटेट्स विच हैव बिकम एलिजिबल इन व्यू देयर पॉपुलेशंस इंक्रीज। तो इसको ना इस तरीके से हमने यहाँ पे समझा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ये दूसरा पार्ट है, जिसमें इन्होंने कॉरिडोर बनाने की बात की है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस कॉरिडोर को समझते हैं। इंडस्ट्रियल नोड गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंतर्गत कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर, इसके साथ साथ यदि हम बात करें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा, इसके अलावा एडिशनल 2 लेन ब्रिज इन रिवर गंगा बख्शस। ये बेसिकली फॉलो द रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू डेवलप कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़। 26,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाएगा, सही से बनाया जाएगा, ध्यान रखना। स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपए प्रोवाइडेड फॉर आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें 15,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है, किसको? आंध्र प्रदेश सरकार को मदद दी जा रही है। किसके अंतर्गत? रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अंतर्गत की जा रही है। किसके लिए? आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं। पावरिंग इनोवेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पावरिंग इनोवेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे जो बेसिकली आपको चीज़ें समझाई गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें यहाँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या है? फाइनेंशियल पूल ऑफ 1 लाख करोड़ सुपर प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एक्ट कमर्शियल स्केल वेंचर कैपिटल फंड्स ऑफ 1,000 करोड़ टू एक्सपेंड स्पेस इकोनॉमी बाय 5 टाइम इन नेक्स्ट 10 ईयर। अगले 10 सालों में जो वेंचर्स कैपिटल्स है 1,000 करोड़ जो कि एक्सपेंड किया जाएगा। यहाँ पे पावरिंग इनोवेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ये लास्ट हमारा जो है बेसिकली हम समझ रहे थे ना, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या यहाँ पे बिहाफ है, उसको कैसे हम चीज़ों को संभालेंगे। ये देखो, टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप, टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप, टेक्नोलॉजी को स्पीड अप करने की बात की गई। डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जन विश्वास बिल 2.0 इज इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जन विश्वास बिल, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये जो बेसिकली यहाँ डिफाइन किया गया है, उसके लिए यहाँ बताया गया है। स्टेट टू बी इंसेंटिव टू इम्प्लीमेंट बिजनेस रिफॉर्म एक्ट प्लान एंड डिजिटलाइजेशन। हम हमारी जनरेशन्स को कैसे सेफ सुरक्षित आने वाली जनरेशन के लिए क्या दे सकते हैं, वो चीज़ पे ध्यान दिया गया है। सेक्टर्स डाटाबेस फॉर इम्प्रूविंग डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। जो डाटाबेस पे हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, सेक्टरल डाटाबेस की बात की जाए तो इसको और इम्प्रूव किया जाए गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो लीकेज ना देखने को मिले। कमिटी टू बी रिव्यू न्यू पेंशन स्कीम
to involve solutions which address relevant issue of the maintaining fiscal producer. लेबर रिफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे जो ई श्रम पोर्टल है जिसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि integrated with other portal to provide other one-stop labor service solutions will include mechanism to connect the job seeker with potential. ये जो ई श्रम पोर्टल है ना वो क्या बनाया गया है, उसको वन स्टॉप लेबर सर्विस पोर्टल बनाया गया है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपकी मदद की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके. जॉब सीकर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है इसके बारे में, जॉब सीकर्स के बारे में. ठीक है. अगला एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की बात की जाए तो यहाँ पे इस एनपीएस की बात की जाए तो इसमें कोई खास हम बात करने वाले चेंज करने वाले हैं नहीं. तो एनपीएस के ऊपर जो यहाँ इन्होंने डिस्कशन किया था उसे एक बार हम समझ लेते हैं. तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बताया. एनपीएस की बात की जाए तो कुछ योजनाएं जिसमें वात्सल्य प्लान ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर टू बी लॉन्च्ड. ये लॉन्च किया गया एक योजना जिसका एनपीएस वात्सल्य बोला गया है. ए प्लान कंट्रीब्यूशन बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर्स, जो माइनर है उनके लिए, विल बी स्टार्टेड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी. द प्लान कैन बी कन्वर्टेड द सीमलेसली इनटू अ नम ऑफ एनपीएस अकाउंट. हम यहाँ पे ध्यान रखना, एक एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलेगा जो कि जो माइनर होंगे उसके लिए उसके पेरेंट्स ओपन करेंगे, बाद में वो एनपीएस अकाउंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हेन द माइनर बिकम अडल्ट द प्लान शुड बी, यहाँ पे ध्यान रखना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये बच्चों के लिए भी एनपीएस अकाउंट की बात की गई है यहाँ पे. चले भाई नेक्स्ट देखते हैं. यदि हम बात करें आईटी एक्ट के अंतर्गत तो सिंप्लीफिकेशन टैक्सेशंस की बात की जाए तो यहाँ कुछ जो चेंजेस किए गए हैं उसे हम समझते हैं. इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है, टू बी मेड कंसिडर इजी टू रीड, चीज़ों को समझने में यहाँ पे बताया गया है क्या चेंज किया गया है उसे हम समझते हैं. ध्यान रखना यहाँ बोला गया है जो शॉर्ट टर्म गेन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल असेट टू बी टैक्सेड 20%, लॉन्ग टर्म on all the financial and non-financial assets to be taxed at 12.5%. शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर जो आपको गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं शॉर्ट टर्म में, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो बेसिकली कितना, तो बेसिकली 20%, और लॉन्ग टर्म के लिए कितना, तो 12.5%. ये बताया गया. उस पर जो चार्जेस लगेगा लेसन द फाइनेंशियल, बट ये अमाउंट एक सर्टेन बताया जाता है ना, जिसमें 1 लाख शायद पहले था और उस अमाउंट को गेन करके इसमें बढ़ा दिया गया है थोड़ा. ठीक है. विवाद एक सर्टेन अमाउंट होगा उसके बाद ही इसे चार्ज किया जाएगा, जो प्रॉफिट का 12.5% लॉन्ग टर्म में. विवाद से विश्वास स्कीम 2024 फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सर्टेन इनकम टैक्स डिस्प्यूट. भाई जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट होते हैं ना, जो बहुत पुराने केसेस चल रहे होते हैं, उसको विवाद से विश्वास स्कीम के तहत क्या किया जाए, खत्म किया जाए, उसको क्या किया जाए, सेटल किया जाए. इसके ऊपर जोर दिया जाएगा इस एक्ट के तहत, है ना. अब ये देखो ये नया स्लैब रेट आया है. टैक्स की बात करेंगे. टैक्स के लिए रिलीफ, यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम की बात की जाए उसमें इन्होंने रिलीफ क्या दिया है ये समझना. न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये चेंज किया गया. टैक्स रिलीफ की बात करेंगे, ध्यान रखना 0 से 3 लाख तक अगर हम बात करें नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा. पहले भी अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यही था. अब ये जो है ना ये 3 से 7 लाख कर दिया है, जबकि पहले कितना था, 3 से 6 लाख था. 3 से 6 लाख पे 5% लगता था, अब 3 से 7 लाख पे लगेगा. दैट मीन्स अगर हम बात करें आपका टैक्स क्या होगा, कम लगेगा. दूसरी चीज 7 से 10 लाख, पहले ये 6 से 9 लाख था, पहले ये 6 से 9 लाख था. इस तरीके से ध्यान रखना जो एक मिडिल क्लास है उसकी बेसिकली टैक्स में थोड़ी क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे. अच्छा, और दूसरी चीज समझना, जो हमारा पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन था ना वो 50,000 रुपए का था, अब उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया है. जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो पहले 50,000 रुपए का हुआ करता था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बोला गया था कि न्यू टैक्स रिजिम के बिहाफ पे जो 7 लाख है ना, 7 लाख है.
अगर हम बात करें 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 7 लाख से ऊपर होगा तो फिर आपकी चॉइस होगी, आप ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स रिजीम के बिहाफ पे आप ITR फाइल करोगे और टैक्स पे करोगे, जो भी टैक्स की लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर 7 लाख तक है तो कोई भी नहीं आती है। लेकिन वहां ये बोला गया था कि जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए, सैलरीड पर्सन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 रुपए था पहले, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 75,000। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ध्यान रखना 7,75,000 रुपए तक के लिए कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और इन सब में यानी कि जो अभी जो चेंजेस किए हैं ना, इन चेंजेस के बिहाफ पे आप कितना टैक्स बचाने वाले हो, तो ध्यान रखना अगर हम बात करें इतने टैक्स की सेविंग होने वाली है 17,500 की, 17,500 की सेविंग होने वाली है इन सब चेंजेस की वजह से, ध्यान रखिएगा। तो ये बेहतर चीज है, यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी चीज सामने उभर कर आई है। साथ ही साथ डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशंस फॉर पेंशनर टू बी इंक्रीज 15,000 टू 25,000। फैमिली पेंशनर के तौर पे जो पहले 15,000 का डिडक्शन था वो 25,000 का कर दिया है। क्लियर? चलो भाई अगला देखते हैं। देखो अब यहां हम टैक्स की बात करेंगे तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने देखा भाई कस्टम ड्यूटी। इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि ये कस्टम ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, तो ध्यान रखना जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो लगता है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है, कस्टम ड्यूटी कहलाता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी कहलाता है जब आउट ऑफ कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री के साथ, तो वो क्या कहलाता है, कस्टम ड्यूटी कहलाता है। अब यहां बोला गया है जो कस्टम ड्यूटी ऑन 3 मोर मेडिसिन्स टू बी फुल्ली रिमूव्ड। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या है, रिलीफ है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब उन मेडिसिन की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, हटा ही दी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो बेसिकली रिड्यूस कर दी गई है। कितनी? तो 15%, 25% ये जो कि बताया गया क्रिटिकल मिनरल्स टू बी एक्सपेक्टेड ऑफ द कस्टमर्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 2 ऑफ द रिड्यूस। इन सब के ऊपर भी कस्टम ड्यूटीज को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है ना। तो ये जो फैक्ट्स ये ऊपर के जो मैंने बताया कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के लिए जो बेसिकली कस्टम ड्यूटी लगती थी उन मेडिसिन के ऊपर, वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। जबकि ये और एक और चीज अगर हम बात करें तो ये 25% से ध्यान रखना, ये नेक्स्ट देखेंगे। ये देखो बेसिक यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी टू बी रिड्यूस 5% ऑन द सर्टेन ब्रूड स्टॉक्स, पॉलिस्टर्स, वॉर्म्स, शिपमेंट, फिश फीड्स, इन सारे आइटम्स के ऊपर ध्यान रखना ये क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। चलो भाई इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक कस्टम ड्यूटी टू बी रिड्यूस ऑन रियल डाउन फिलिंग मटेरियल फॉर डक एंड ग्रोस। बेसिक इसके अलावा कस्टम ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर हम बात करें किसके ऊपर, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जितने भी मैन्युफैक्चर ऑफ द स्पोंडेक्स यार्ड टू बी रिड्यूस 7.5% टू 5%। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू बी रिड्यूस 5%। और अगर हम बात करें प्लेटिनम पे तो कितना, 6.4%। इस तरीके से कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके ये 5% और इसमें 6.4% कर दिया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जब आप दूसरी कंट्री से खरीदते हो ना ये सारी चीज़ें, तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है और उन कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। चलो तो ये चीज़ें आपको बेहतर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो हमारा बजट है, ये जो बजट है हमारा, ध्यान रखना वर्ष 2000 यानी फाइनेंसिंग ईयर 2024 और 25 का,
2024 और 25 का फैक्ट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ध्यान रखना। इस बार का जो बजट है उसमें हम हमारे फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे और हम ये उम्मीद में हैं कि हम हमारे फिस्कल डेफिसिट को घटाकर कम करके 4.9% ऑफ जीडीपी करने वाले हैं। और नेक्स्ट ईयर में, इसके बाद जो नेक्स्ट बजट होगा, हम इसे और कम करके 4.5% करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने टारगेट रखा है। अमाउंट और कुछ डेटा बेसिकली ध्यान रखना, मोस्टली जो इंटरिम बजट में पेश किया गया था सिमिलर वही है। जो कुछ चेंजेस यहाँ देखने को मिले वो चेंजेस आपके साथ मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे ध्यान रखना आपके उस डाउट को, ताकि एज सुन एज रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम इस सेशन को, ये जो बजट था, यूनियन बजट था, उसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।